Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I hope आप सभी लोग अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड ये वीडियो आप ही सभी लोगों के लिए है बिकॉज इग्नू ने जून 2023 असाइनमेंट सबमिशन के लिए अपनी तरफ से गाइडलाइंस को रिलीज किया है। तो वे सारे बच्चे जो डाउट में रहते हैं कि असाइनमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है एंड ऑफिशियल गाइडलाइंस क्या है असाइनमेंट बनाने की, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है बिकॉज इग्नू ने खुद ही 3 पेज के यहाँ पे पीडीएफ में गाइडलाइन जारी किए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इस तरह की और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। यहाँ पे आपको इग्नू के हर प्रकार के अपडेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि इग्नू ने क्या गाइडलाइंस रिलीज की हैं। देखिए, ये गाइडलाइंस जो है ये 3 पेजेस में डिवाइडेड है। अगर मैं अच्छे से बताना शुरू करूंगी तो थोड़ा समय लग सकता है, पेशेंस रखिएगा, वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन आपके काफी ज्यादा काम की होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट मन में नहीं रह जाएगा असाइनमेंट के रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पीडीएफ यहाँ पे रिलीज किया गया है। अब रही बात ये कि आप ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे इत्मीनान से पढ़ने के लिए, तो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया, डियर लर्नर, यू हैव टू कंप्लीट 1 ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट फॉर ईच कोर्स। ठीक है, जैसे कि आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपके 8 सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट है तो आपको 8 सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट बनाने होंगे। अगर आपके 4 सब्जेक्ट के असाइनमेंट है तो आपको चारों के असाइनमेंट बनाने होंगे। हर कोर्स पे एक असाइनमेंट आपको बनाना होगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट द आंसर्स टू ऑल द टीएमए क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स, सॉरी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हर असाइनमेंट में आपको खुद ही अपने हाथों से क्वेश्चंस लिखने होंगे एंड उसके अलावा अपने वर्ड्स में आंसर भी देना होगा उसका। काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें क्वेश्चन पेपर लगाना जरूरी है, एंड क्वेश्चन पेपर अगर हमने लगा लिया तो क्या हमें फिर से आंसर के ऊपर क्वेश्चन लिखना जरूरी है। तो उसका जवाब है यस, आपको दोनों ही चीजें करनी चाहिए एंड आपको अपने हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर के ऊपर में तो लिखना ही लिखना चाहिए। यहाँ पे गाइडलाइंस में भी लिखा गया है कि ईच क्वेश्चन के ऊपर आप ईच आंसर के ऊपर आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर्स भी जो है उसको कोशिश करिए कि अपने ही वर्ड्स में आप उसको लिखो। योर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट सेट। अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे कोई भी वर्ड लिमिट दी गई है, 200 वर्ड्स की, 500 वर्ड्स की, 1000 वर्ड्स की, तो आप उन्हीं वर्ड लिमिट को फॉलो करोगे। ओके, उसको एक्सीड या उससे कम भी नहीं लिखना है आपको। Remember, writing answers to assignment question will improve and sharpen your understanding of the concept। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन एंड आंसर की अपने एग्जाम से पहले, तो एक तरह से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये आप सभी लोगों की हेल्प करेगा, इम्प्रोवाइज करेगा आपकी लर्निंग को। अब बात करते हैं हम लोग सबमिशन गाइडलाइन के बारे में। यू नीड टू सबमिट ऑल द असाइनमेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर बीइंग एलिजिबल टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन। मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि मिनिमम टेन्योर कंप्लीट होने के बाद ही आपको असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। अभी के केस में 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च आपका सूटेबल टाइम है असाइनमेंट को सबमिट करने का। द कंप्लीटेड असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? जिन्होंने जुलाई 2022 सेशन में जो भी बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे सूटेबल टाइम है मार्च 2023 में। 1 मार्च से लेके 31 मार्च 2023 में वो अपने असाइनमेंट को सबमिट करना शुरू कर सकते हैं। कौन से बच्चे कर सकते हैं? जिन्होंने जुलाई 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन कराया है या फिर री रजिस्ट्रेशन कराया है। किन कोर्सेज में? बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा एक्सेट्रा कोर्सेज में अगर आपने फ्रेश एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसको आप 1 मार्च से 31 मार्च तक सबमिट कर सकते हो। उसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन आपका क्या रहेगा? एट योर स्टडी सेंटर, ऑलवेज ऑलवेज एट योर स्टडी सेंटर। ना ही रीजनल सेंटर, ना ही कोई भी और सेंटर, सिर्फ और सिर्फ आपका स्टडी सेंटर। किसी भी सर्कमस्टांस में आपको असाइनमेंट को किसी और जगह नहीं भेजना है। अपने स्टडी सेंटर का पता लगाइए, अगर आपको नहीं पता है तो वहां को विजिट करिए एंड वहीं पे हमेशा अपने असाइनमेंट को सबमिट करिए। ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो उसको स्टडी सेंटर पे ही सबमिट करना है, किसी और जगह नहीं। ठीक है, अगर और जानकारी आपको चाहिए तो इस तरह के स्टूडेंट जोन सेक्शन में जाकर के यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। Please obtain a receipt from the study center for the assignment submitted and retain it.
ठीक है। अगर आप असाइनमेंट को स्टडी सेंटर पे सबमिट करते हो तो आपको उसकी रिसीविंग स्लिप भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको बहुत ही सेफली रखना है। ऑल्सो कीप अ फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी ऑफ द असाइनमेंट्स विथ यू। ये केस जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि असाइनमेंट सबमिट करने के बाद भी सही सही कभी कभी असाइनमेंट्स मिसप्लेस हो जाते हैं। इसीलिए इग्नू खुद ही एडवाइस करता है कि आप सबमिट करने से पहले असाइनमेंट्स की फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी अपने पास रखो, ताकि इन केस रिसीविंग के होने के बावजूद अगर वो आपको कहते हैं कि आपके असाइनमेंट्स मिसप्लेस हो चुके हैं, तो आप ये दिखा सको कि आपके पास तो असाइनमेंट की कॉपी है एंड रिसीविंग भी है, तो आपने ज़रूरी असाइनमेंट को सबमिट किया है। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी मत करवाओ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप ईच असाइनमेंट की फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी करा के रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। तो आप जो है उसको स्कैन करके ऑनलाइन उसकी पीडीएफ अपने पास रख सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपके पास एक प्रमाण भी रहे और ज़्यादा खर्च में वो निपट जाए। इसीलिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे क्या है वो भी आप देख लो। Instructions have provide information about your enrollment number, name, full address, signature, date on the title page of your assignment. टाइटल पेज यानी कि आपका फ्रंट पेज जो होता है। ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम टाइटल, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड एंड नेम ऑफ योर स्टडी सेंटर ऑन द टाइटल पेज। कोर्स कोड एंड असाइनमेंट कोड विल बी अवेलेबल इन द असाइनमेंट। ठीक है। मैंने आपको फ्रंट पेज वाली जो वीडियो होगी, अगर आपको याद होगा, तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीजें भरना यहाँ पे सिखाई थी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे ये बोला गया है कि आप जो टाइटल पेज यानी कि फ्रंट पेज बनाओगे, अगर कुछ लोग हैंडमेड भी फ्रंट पेज सबमिट करते हैं तो उन लोगों के लिए है, बाकी जो लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं फ्रंट पेज, उनमें तो ये सारी डिटेल्स रहती हैं। तो क्या होनी चाहिए आपकी फ्रंट पेज पे? इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए, आपका सिग्नेचर, डेट, ये सब मेंशन होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट भी आप यहाँ पे देख लीजिए। इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, ये सब यहाँ पे होना चाहिए। प्रोग्राम कोड एंड टाइटल, कोर्स कोड एंड टाइटल, ये स्टडी सेंटर कोड, ये सब भरने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद कंफर्मेशन के लिए ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने सब कुछ बताया है। एंड काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने असाइनमेंट कोड एंड कोर्स कोड में क्या भरेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये अवेलेबल होगा आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में। अगर आप अच्छे से देखोगे तो वहां पे ये सारी चीजें जो यहाँ पे मांगी गई हैं वो वहीं पे मेंशन होती हैं। ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऑल द ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट आर टू बी सबमिटेड एट द स्टडी सेंटर असाइन टू यू। स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है। रीड द असाइनमेंट केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन ऑन द असाइनमेंट। जो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर में लिखे हैं आपको वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। We expect you to answer each question as per guidelines mentioned in the assignment. जो गाइडलाइंस उन्होंने दी है, जैसे कि वर्ड लिमिट अगर लिखा है तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखो। अगर उन्होंने शॉर्ट नोट्स बोला है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में जवाब दो। लॉन्ग आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप से लिखो। इन ब्रीफ अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो आपके असाइनमेंट सबमिट होने में सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे एंड वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस भी होंगे। यू विल फाइंड इट यूजफुल टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होती है एंड यहाँ पे भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। असाइनमेंट बनाने से पहले एक माइंड मैप बना लो कि आपको असाइनमेंट के आंसर्स को किस तरह से लिखना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से एंड करना है, कितने पेजेस में आपको इस आंसर को कंप्लीट कर देना है, टू द पॉइंट आंसर प्रिपेयर हुआ है कि नहीं, इस सब चीज की एक प्लानिंग कर लो। ओके। गो थ्रू द यूनिट्स ऑन विच दे आर बेस्ड, मेक सम पॉइंट्स रिगार्डिंग ईच क्वेश्चन एंड देन रीअरेंज इन दिस लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। आप जो भी सोच रहे हो आंसर लिखने का, उसको अपने मन में पहले उसका लॉजिकल एक सीक्वेंस बना लो, उसके बाद आंसर को लिखना शुरू करो। पहले प्लान, उसके बाद एग्जीक्यूशन। Organization. Be a little more selective and analytical before drawing up a rough outline of your answer. Give adequate attention to your introduction and conclusion. Make sure that your answer is logical and coherent, has clear connection between sentences and paragraph, is written given adequate consideration to your expression, style and presentation. इन शॉर्ट अगर आप अपना आंसर लिखोगे तो ध्यान रखोगे कि जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिख रहे हो उस पर थोड़ा ध्यान दोगे, बिकॉज कभी कभी ऊपर ऊपर से पढ़ते पढ़ते ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है। इस वजह से उसको सीक्वेंस वाइज लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन फिर कंक्लूजन। वो आप जो भी आंसर लिखोगे लॉजिकल होना चाहिए। आप जो एक दो लाइन लिख रहे हो, दोनों सेंटेंसेस के बीच में, पैराग्राफ्स के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, विद कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पैराग्राफ आपने एक टॉपिक के बारे में लिखा, दूसरा पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है।
ओके, इसका यही मतलब है। आपको लॉजिकल एंड सीक्वेंस में लिखना है, सब कुछ ऑर्डर में लिखना है और सभी चीजों का कनेक्शन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी आपका एक अच्छा आंसर प्रिपेयर हो सकता है। प्रेजेंटेशन, वंस यू आर सेटिस्फाइड विथ योर आंसर्स यू कैन राइट डाउन द फाइनल वर्जन। ठीक है, आप एक बार अपने लिए श्योर हो जाओ कि आंसर ये सारे सही लग रहे हैं, सही फॉर्मेट में लग रहे हैं, सही ऑर्डर में लग रहे हैं, तब आप उनको फाइनल टच देने के लिए तैयार हो जाओ एंड फाइनली उन सबको लिख दो। राइटिंग ईच आंसर नीटली एंड अंडरलाइनिंग द पॉइंट्स यू विश टू एम्फसाइज, सारे आंसर्स को साफ सुथरा लिखना है और ईच पॉइंट को अंडरलाइन करना है एंड वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। यूज A4 साइज रूल पेपर, काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम असाइनमेंट के सबमिशन गाइडलाइंस में तो फुल स्केप पेपर बोला गया है, हम A4 साइज रूल यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस में क्वेश्चन पेपर पे आपके फुल स्केप पेपर लिखा है एंड यहाँ गाइडलाइंस में A4 साइज रूल्ड पेपर लिखा है, वो इसलिए क्योंकि फुल स्केप साइज पेपर मिलना इतना आसान नहीं है एंड सालों से लोग फुल स्केप साइज पेपर को A4 साइज ही समझ करके सबमिट करते हुए आ रहे हैं। तो अब वही रूल ही बन चुका है एंड अब तो सबमिशन गाइडलाइंस में खुद ही लिख दिया गया है कि A4 साइज रूल पेपर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। अलाउ अ 4 cm मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड लीव सम स्पेसेस बिटवीन ईच आंसर, ये गाइडलाइन भी फॉलो करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है बिकॉज इससे एक नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन आता है। अगर आप मार्जिन बिना दिए लिखना शुरू कर देते हो तो उससे काफी ज्यादा मेसी लगने लगता है, इस वजह से एक 4 सेंटीमीटर का मार्जिन लेफ्ट साइड में आप दे दीजिएगा एंड आंसर्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस रख दीजिएगा। इससे फैसिलिटेशन होती है इवेल्युएटर को टू राइट यूजफुल कमेंट, जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था असाइनमेंट के कि अपने आंसर्स के बीच में स्पेसिंग जरूर रखिएगा ताकि अगर वो चाहे तो कुछ आपके क्रिटिकल कॉमेंट्स आपके बारे में, आपके असाइनमेंट के आंसर्स के बारे में वो लिख सकते हैं। उसके बाद है एक और क्वेश्चन जो काफी सारे लोग पूछते हैं, डू नॉट प्रिंट और टाइप दी आंसर्स, आपको हैंड रिटन ही असाइनमेंट को सबमिट करना है, सारे आंसर्स आपके खुद से हाथ से लिखे हुए होने चाहिए, कुछ भी उसमें प्रिंटेड या टाइप चीजें नहीं चलेगी। ठीक है, आपको अपने आंसर्स को कॉपी नहीं करना है, किसी भी यूनिट या ब्लॉक से स्टडी मटेरियल के किसी भी यूनिट या ब्लॉक से आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है एज इट इज आपको आंसर को कॉपी पेस्ट वहां पे नहीं करना, आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको अपने वर्ड्स में उसका जवाब देना है। इफ यू कॉपी यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर द रेस्पेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे लिख चुके हैं वो लोग, काफी इंफेसाइज कर रहे हैं इस बात पे क्योंकि काफी ज्यादा सीरियस है इस चीज को लेके। डू नॉट कॉपी फ्रॉम द रेस्पॉन्स शीट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स का भी आपको कॉपी नहीं करना है। इफ कॉपिंग इज नोटिस देन असाइनमेंट ऑफ सच लर्नर विल बी रिजेक्टेड। राइट ईच असाइनमेंट सेपरेटली, अभी भी काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि असाइनमेंट हमको सारे एक ही साथ सबमिट करने हैं एक सब्जेक्ट के मिला करके या अलग अलग सबमिट करने हैं। आपको हमेशा अलग अलग असाइनमेंट सबमिट करना है। जैसे 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 के असाइनमेंट बनाएंगे एंड 8 को अलग अलग रखेंगे। अगर फाइल में दे रहे हैं तो 8 अलग फाइल, अगर पीडीएफ में ऑनलाइन दे रहे हैं तो 8 की अलग अलग पीडीएफ, साथ में कंबाइन नहीं करना है उसको, सेपरेट होना चाहिए और सब चीजों के लिए सेपरेट शीट्स का भी इस्तेमाल करेंगे आप लोग। राइट द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर विद ईच आंसर, काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन पेपर लगा दिया, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, बिल्कुल लिखना जरूरी है एंड क्वेश्चन नंबर के साथ लिखना जरूरी है, ईच आंसर के साथ। आफ्टर सबमिटिंग द असाइनमेंट एट योर स्टडी सेंटर गेट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मैंने बताया था जिसकी रिसीविंग जो होती है आपकी वो आपको स्टडी सेंटर वाले देंगे आपके असाइनमेंट सबमिट होने के बाद, तो वो आप सभी लोग रिसीव कर लेंगे और बहुत बहुत ज्यादा उसको संभाल करके रखेंगे बिकॉज वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर मिसप्लेस हो गया असाइनमेंट तो। इन केस यू हैव रिक्वेस्टेड टू चेंज ऑफ स्टडी सेंटर यू शुड सबमिट योर टीएमए ओनली टू द ओरिजिनल स्टडी सेंटर अंटिल द चेंज ऑफ स्टडी सेंटर इज नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। अगर आपने अपने स्टडी सेंटर को बीच में ही चेंज कर दिया था तो आप कहाँ पे सबमिट करोगे, पुराने वाले में या आपने जो न्यू चूज किया उसमें? जब तक आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है कि हाँ आपका असाइनमेंट सॉरी स्टडी सेंटर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, तब तक आपको असाइनमेंट को ओरिजिनल वाले स्टडी सेंटर में ही देना है। जैसे कि आपका स्टडी सेंटर ए है एंड स्टडी सेंटर बी है, आप चाहते हो स्टडी सेंटर बी आपका न्यू स्टडी सेंटर हो जाए, तो जब तक आपको यूनिवर्सिटी नहीं कह देती है कि हाँ आपका स्टडी सेंटर हम लोगों ने चेंज कर दिया है, तब तक आपको स्टडी सेंटर ए में ही अपने असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। अगर यूनिवर्सिटी नोटिफाई कर देती हो तब जाकर के आप स्टडी सेंटर बी में सबमिट कर सकते हो। चेंज हुआ है कि नहीं ये आपके इग्नू के स्टूडेंट पोर्टल पे आप चेक कर सकते हो, साइड में एक सेक्शन होता है ना जहाँ पे स्टडी सेंटर की डिटेल्स होती है, वहां पे देख लेना, अगर वहां पे चेंजेस दिखा रहे होंगे इसका मतलब कंफर्म हो गया है तो आप सबमिट कर सकते हो जो भी आपने स्टडी सेंटर चूज किया है उसमें।
ठीक है। आफ्टर टाइटल पेजेस प्लीज इंसर्ट अ कॉपी ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बोला था एज इट इज, यहाँ पे सारी गाइडलाइन सेम टू सेम है। क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, क्वेश्चन को भी लिखना है। प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर यू सबमिट योर असाइनमेंट। योर एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड एड्रेस शुड बी रिटन करेक्टली, जो कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था कि असाइनमेंट रिजेक्ट होने का सबसे मुख्य कारण है आजकल एनरोलमेंट नंबर, नाम, एड्रेस सही से नहीं लिखना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये सारी गाइडलाइंस जो मैं आज आपको पढ़ के बता रही हूँ, आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी। जो इस वीडियो को देख चुके होंगे वो इन गाइडलाइंस को पहले से ही जानते होंगे। एनीवे, यहाँ पे ये लिखा गया है कि द टाइटल ऑफ कोर्स एंड असाइनमेंट नंबर शुड बी रिटन क्लियरली। ठीक है, कोर्स और असाइनमेंट का जो नंबर है साफ सुथरा लिखना। ईच असाइनमेंट ऑन ईच कोर्स हैज बीन रिटन ऑन सेपरेट शीट्स एंड पिन स्टिच प्रॉपर्ली। डू नॉट यूज चैनल फाइल। ओके, यहाँ पे एक जरूरी चीज, आपको प्लास्टिक की फाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। स्टिक फाइल्स जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है उसको यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको स्टिच करना है या पिन करना है। टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो, थ्रेड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ये दो चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। फाइल्स आपकी मर्जी पे हैं, चाहो तो आप नहीं भी दे सकते हो, बस प्लास्टिक फाइल्स का इस्तेमाल नहीं करना। ऑफिशियली यहाँ पे कहा गया है कि चैनल फाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे कभी कभी पेजेस जो है आपके मिसप्लेस हो जाते हैं। ऑल द क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर सेक्शन शुड बी आंसर्ड बिफोर अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट सेक्शन। सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, फिर ही आपने आगे प्रोसीड करना है। Assignment carry 30% weightage in overall evaluation, hence given due importance while writing the assignment. There is no scope for re-evaluation, correct, rechecking or off assignment. Once submitted and evaluated, assignment marks remain valid for maximum duration of the program. इसका यही मतलब है कि आपके असाइनमेंट 30% वेटेज कैरी करते हैं आपके टोटल मार्क्स का। एंड एक बार असाइनमेंट सबमिट हो गया उसके बाद ना ही कोई रिवैल्यूएशन, ना ही कोई रीचेकिंग, आपके मार्क्स जैसे आते हैं एज इट इज वो जिंदगी भर वैसे ही रह जाएंगे। टर्म एंड के एग्जाम्स तो आपके फिर भी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, उसका रिवैल्यूएशन करा सकते हो, लेकिन असाइनमेंट में ना ही आप उसका कोई रिवैल्यूएशन करा सकते हो, ना ही आप ये देख सकते हो कि वो किस प्रकार चेक हुए हैं, आपको नंबर सही से मिले हैं कि नहीं, ना ही आप उसको रीचेकिंग में डाल सकते हो। वो जिस तरह से अपडेट होंगे वो हमेशा वैसे ही रह जाएंगे। इस वजह से असाइनमेंट जो है ना, वो एक तरह से आपके टर्म एंड थ्योरी से भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, बिकॉज उसमें इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है। एक गलती और बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दैट्स वाई गाइडलाइंस को अच्छे से ध्यान में रख करके ही अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करिए। मैंने आपको असाइनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आई थिंक जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है वो सब दे दी है। स्टेशनरी के बारे में, असाइनमेंट का फ्री सोल्यूशन कैसे निकालोगे आप सभी लोग, किन गलतियों से रिजेक्ट हो सकता है, एग्जाम का पेपर का साइकिल कौन सा, आपके लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पेपर कौन सा है, आपका स्टेशनरी क्या क्या लगेगा, एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपके लिए मोर देन अनफ होंगी। आप अगर यहाँ पे इग्नू असाइनमेंट वाले सेक्शन को विजिट करोगे तो जितना भी पीडीएफ आपका है इवैल्यूएशन शीट का, फ्रंट पेज का, वो सब भी आपको मिल जाएगा। किस तरह से भरना है उसका भी एक ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको जस्ट उसके बिलो मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो सारी डाउट्स आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो, मैंने नोटिस किया है कि कुछ डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे मैंने। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड आई आप होप आप सभी लोग अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो। ये डेट एक्सटेंड होगी 31 मार्च की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होगी, बिकॉज इस बार एकदम टाइम पे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे 1 जून से। ओके, so I hope you found this video useful, and if you did, then press the like button, share and subscribe, and I will see you with the next update. Thanks for watching.